आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी ग्रुप में। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को ब्लेनो ग्लासेस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बीएससी के सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का है, जिसमें हमने आप सभी को उसके वर्गीकरण के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब बात आती है ब्लेनो ग्लासेस के बारे में जानने की। तो ब्लेनो ग्लासेस देखिए दोस्तों, ब्लेनो ग्लासेस का सबसे पहले जो हम जानेंगे वो वर्गीकरण, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है। उपसंघ, हेमिकॉर्डेटा, क्लास एंटेरोपिनिस्टा और जीनस ब्लेनो ग्लासेस। वर्गीकरण के बाद आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए, मैंने जो है इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, सिर्फ जो कि 2 ही पेज में आ गया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में इससे पॉइंट्स बनाए हैं। इसको आप अच्छे से, ताकि क्लियर कर पाएँ एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोगों को, ताकि दिक्कत ना पड़े। जब भारी भयंकर नोट होते हैं तो हम उनको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैंने ये शॉर्ट नोट बनाया है, जो कि देखिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, और इसमें आपको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेंगी। तो फर्स्ट जो आता है इंट्रोडक्शन में क्या है, जीवाक्रमी दोस्तों वर्ग एंटेरोपिनिस्टा के सदस्यों को एक्रान या जीवाक्रमी कहते हैं। जो ये ब्लेनो ग्लासेस है, इसको हम जीवाक्रमी भी कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बिलो क्या होता है कि ये जितने भी ये जो भी होते हैं, ये बिलकारी प्रकृति के होते हैं, मतलब कि ये बिलों में वास करते हैं। या जो ये जीवाक्रमी होते हैं, ये बिलों में वास करते हैं। गिलदरार क्या होते हैं, ये कोमल शरीर वाले, मतलब कि इनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, जिनसे इनके सीधी आहार नाल एवं अनेक गिलदरारें पाई जाती है। जो इनकी आहार नाल होती है वो सीधी पाई जाती है, और इनमें कई सारी गिलदरारें पाई जाती हैं। दोस्तों, इनमें आप सभी को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि इनकी जो गिलदरारें और इसकी जो वो आहार नाल होती है वो सीधी होती हैं। और ये 12 इसके जो वंश होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 12 + 60 प्रजाति, तो यहाँ पे इसकी लगभग 12 वंश तथा 60 प्रजातियाँ हैं। कितने? 12 वंश हैं और 60 प्रजातियाँ हैं। और इंडिया में हमारे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो टाइकोडेरा फ्लेवा है। ये इसकी ब्लेनो ग्लासेस की ही एक जाति है। उसके बाद दोस्तों आता है हैबिटेट, यानी कि प्रकृति एवं आवास। हैबिटेट का मतलब होता है प्रकृति एवं आकाश, यानी कि वो कैसे होते हैं और वो कहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे देखिए समुद्री बिलकारी, जैसा कि हमने दोस्तों आप सभी को अभी बताया था कि ये बिलकारी जंतु होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, ये समुद्रों में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बिलकारी, यानी कि बिल बनाकर रहते हैं। उसके बाद आता है बिलर मतलब कि इनका जो पहली चीज़ तो इनके जो बिल होते हैं वो भी यू आकार के होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो सागर होता है, सागर के किनारे जो जल वाला क्षेत्र होता है उनके वहीं पर पाया जाता है। और ये मिट्टी में कीचड़ युक्त होते हैं, और इनके सिरों पर खुले यू आकार के बिल बनाकर रहते हैं। मतलब कि ये इनके दोनों सिरे जो यहाँ पे, जैसे दोस्तों ये होते हैं इस टाइप से यू आकार के, तो इनके ये 2 सिरे होते हैं। तो ये दोनों सिरे खुले हुए होते हैं, बाकी ये बिल बनाकर रहते हैं। बाकी इनका भाग जो है वो बिल के अंदर होता है, तो ये बिल कर बनाकर रहते हैं। सर्पिल कुंडलियाँ क्या होती हैं दोस्तों? सर्पिल कुंडलियाँ दोस्तों वो होती, जैसे कि आप सभी ने केचुआ देखा होगा, तो केचुआ कुछ इस टाइप से, मतलब कि जिस सिक्के के टाइप का होता है, इस टाइप से सिक्के के टाइप का, उसमें जो ऐसे सिक्के के ऊपर रखे होते हैं उसी टाइप से बिल्कुल होता है।
तो इसके आपने देखा होगा इसके जो ये धारियाँ होती हैं, इन्हीं को हम कुंडलियाँ बोल रहे हैं। जो बिल्कुल कुंडली कैसी होती है, बिल्कुल इस टाइप से होती है, गोल गोल। तो वैसे ही क्या है, ये जो इनके शरीर पे भी कुंडलियाँ होती हैं। तो ये कैसी होती हैं, सर्पिल कुंडलियाँ होती हैं, गोल कुंडलियाँ होती हैं। उसके बाद आता है ग्रहण क्षयित कार्बनिक पदार्थ। तो दोस्तों ये ग्रहण क्या करता है, ग्रहण कार्बनिक क्षयित पदार्थ का मतलब होता है, तो ये जो मिट्टी और जल के साथ कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक क्षयित पदार्थ होते हैं, उन्हीं को ये ग्रहण करते हैं। ये लगभग समस्त संसार में पाए जाने वाले समुद्री जंतु हैं। ये मतलब कि पूरे विश्व में ही ये पाए जाते हैं। पूरे विश्व में कोई भी समुद्र हो उसमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ब्लेनोग्लेसिस के बाह्य लक्षण। ब्लेनोग्लेसिस के बाह्य लक्षण यानी कि उसके बाहरी लक्षण। फर्स्ट जो आता है हमारा शेप एंड साइज, यानी कि उसका आकार कैसा होता है, शेप एंड साइज। उसके बाद स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, फिर देहभित्ति। उसके बाद आता है सीलोम, प्रोबोसिस सीलोम, कॉलर सीलोम, धड़ सीलोम। ये सभी इसके क्या हैं, ब्लेनोग्लोसिस के लक्षण होते हैं। तो ब्लेनोग्लोसिस में इसका शरीर, सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे, शरीर मतलब कि शेप एंड साइज में पहले तो उसका जो बाहरी भाग होगा उसके बारे में हम जान लेंगे। तो उसका शरीर कैसा होता है, शरीर, तो इसका जो शरीर होता है इस एकदम बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का बिल्कुल गोल होता है, बेलनाकार, लंबा और गोल होता है। तो इसका शरीर बेलनाकार होता है। उसके बाद आता है द्विपार्श्व समित। द्विपार्श्व समित का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये एक है, अगर इसको हम बीच से काटेंगे तो ये बिल्कुल मतलब कि दोनों ही इसके भाग बराबर होंगे। तो ये दो समान भागों में कट जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, द्विपार्श्व समित। द्विपार्श्व समित का मतलब यही होता है कि दो समान भागों में बट जाना। तो ये द्विपार्श्व समित होता है। और इसकी लंबाई दोस्तों 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका रंग हल्के लाल रंग का होता है, जिस पर लाल या नारंगी चित्तियाँ होती हैं। ये देखिए, लाल या नारंगी चित्तियाँ होती हैं। पहले तो ये लाल रंग का होता है, उसके बाद इस पे हल्के लाल रंग का होता है, और इस पे गहरी लाल और नारंगी चित्तियाँ होती हैं। नोट में दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है कि इसकी सबसे लंबी जात ब्लेनोग्लोसिस जाइगस है। जो इसकी सबसे ज़्यादा लंबी का मतलब होता है उसकी जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी किस में है, ब्लेनोग्लोसिस जाइगस में, जो कि 2.5 मीटर है। अब इसमें क्या है 10 से 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 2 से 5 मीटर है। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी है, आप लोग सही कर लेना। ये फर्स्ट है और दूसरा ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो प्रोबोसिस जो हमारा आता है, प्रोबिस फर्स्ट भाग होता है। प्रोबोसिस दोस्तों ये ब्लेनोग्लोसिस हमारा कुछ इस टाइप से होता है। तो इसका जो ऊपर का भाग होता है ये होता है हमारा प्रोबोसिस। ये है प्रोबोसिस, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोबोसिस हमारा ये ऊपर का भाग जो होता है वो प्रोबोसिस होता है। तो प्रोबोसिस में आकार, इसका आकार कैसा होता है, जीवा आकार का। आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल जैसे कि हमारी जीभ होती है, टंग होती है, बिल्कुल उसी के आकार का ये दिखता है। तो इसकी आकार जो होती है
कैसा है इसका, ये इसका शरीर आगे से छोटा तथा जीवा के आकार का होता है। जैसे कि हमारी जीभ होती, छोटा होता है और उसका बिल्कुल हमारी जीभ के आकार का होता है। और यह अनुप्रस्थ काट गोलाकार दिखाई देता है। ये बेलनाकार है तो जाहिर सी बात है, जैसे कि ये हमारा पेन है तो ये बेलनाकार है, लेकिन ये कैसा है, ऊपर से देखने में बिल्कुल गोल है। तो ये भी कैसा है दोस्तों कि ये भी गोलाकार यानी कि अनुप्रस्थ काट, जैसे कि हमने बताया द्विपार्श्व सममित, वैसे ही अनुप्रस्थ काट में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है, अगर हम इसको बीच से काटेंगे तो हो जाएगा द्विपार्श्व सममित। लेकिन अगर यहाँ से, जैसे कि हमने ये बताया था कि दो पार्श्व सममित, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से इस तरीके से काटेंगे तो ये अनुप्रस्थ काट बिल्कुल बीच से कट जाएगा। अनुप्रस्थ काट होती है जिसकी दीवार अत्यंत पेशी युक्त होती है। जो इसकी दीवार होती है इसमें कई सारी पेशियाँ होती हैं, इसकी दीवार पेशी युक्त होती है। इसके मध्य पृष्ठ तल के आधार पर एक छोटा छिद्र होता है। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है, प्रोबोसिस रंध्र क्या होते हैं, जो छोटा छिद्र होता है इसी को हम प्रोबोसिस रंध्र कहते हैं। जो इसका जहाँ पे छिद्र होता है उसी को हम प्रोबोसिस रंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, गुहा जिसे प्रोबोसिस सीलोम इसका कार्य नहीं होता है, इसी को हम गुहा या प्रोबोसिस सीलोम कहते हैं। और ये क्या करती है, बाहर खुलती है, जिसको हम प्रोबोसिस वृंत कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जो कॉलर होता है उसके आगे प्रोबोसिस एक जीवा के समान रचना बनाता है, इसीलिए इस जंतु को जीवाकृमि कहते हैं। जीवा के समान जैसे रचना बनाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाकृमि। उसके बाद दोस्तों आता है सेकंड हमारा कॉलर क्या होता है, कॉलर दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कॉलर कहलाता है। आकार इसका कैसा होता है, यह प्रोबोसिस के पीछे एक पेशीयुक्त बेलनाकार भाग होता है। इसका अग्रभाग कीप के आकार का होता है। अग्रभाग यही जो दोस्तों जीव के टाइप का, तो ये इसको कीप के आकार का भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे का भाग जो है पतला होता है और पीछे का भाग जो होता है वो मोटा होता है। तो इसमें क्या कहा, इसके आगे का जो भाग होता है वो कीप के आकार का होता है या जीभ के आकार का हो सकता है, हम दोनों बोल सकते हैं। तो कीप के आकार का होता है। और फिर ये कैसा होता है, बेलनाकार। मैंने आपको बता दिया कि ये कैसा होता है, बेलनाकार, जिसे कैलोरेट कहते हैं। जो कॉलर होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैलोरेट कहते हैं। यह भाग प्रोबोसिस के पिछले भाग जिसे प्रोबोसिस वृंत कहते हैं, जो उसका पिछला भाग होता है ये निचला भाग होता है, इसको हम प्रोबोसिस वृंत कहते हैं। इसको ढके रहता है, प्रोबोसिस वृंत को क्या करे रहता है या ढके रहता है, जिससे अधर तल पर ठीक प्रोबोसिस वृंत के नीचे कैलोरेट में एक चौड़ा छिद्र होता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि उसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा छिद्र होता है लेकिन यहाँ पे नीचे या काफ़ी चौड़ा छिद्र हो जाता है, तो वो काफ़ी चौड़ा छिद्र होता है, जिसे मुख कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा मेटासोम आता है, जो इसका नीचे का भाग होता है ये क्या कहलाता है, मेटासोम क्या है दोस्तों, इसके तो पहले तो ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, मेटासोम के 3 पार्ट्स हैं। मेटासोम दिखता कैसा है, लंबा प्लस मुख्य, मतलब कि यह शरीर का सबसे लंबा और मुख्य भाग होता है। जो यह शरीर का सबसे लंबा और मुख्य, यहाँ पे देखिए जो ये प्रोबोसिस है ये भी छोटा है, कॉलर है ये भी छोटा है, लेकिन ये जो आपका
क्या कहते हैं, मेटासोम है। तो ये मेटासोम काफ़ी ज़्यादा लंबा, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा और मुख्य भाग होता है। उभार यानी कि जिसकी संपूर्ण लंबाई में आगे से पीछे तक मध्य तथा पृष्ठ अधर सतहों पर उभार होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे से इस तरीके से उभार होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पूरे शरीर में जितना भी नीचे का भाग होता है उसमें छोटे छोटे उभार होते हैं। तंत्रिकाएं एवं प्लस रुधिर वाहिकाएं। तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, इन दोनों कटकों में इनसे संबंधित तंत्रिकाएं तथा रुधिर वाहिनियाँ स्थित रहती हैं। इन दोनों में रुधिर वाहिनियाँ स्थित रहती हैं। इनकी धड़ को देखने में निम्नलिखित 3 भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन सा? ब्रैंकियोजनन भाग, यकृत, उदरीय भाग। 3 भाग दिखाई देते हैं। ब्रैंकियोजनन भाग में क्या होता है दोस्तों, गिलरंध्र। गिलरंध्र क्या होते हैं, इस भाग के में मध्य पृष्ठ कटक के दाएं व बाएं दोनों एक एक स्पष्ट लंबवत उभार पर गिलरंध्रों की एक एक लंबवत पंक्ति में होते हैं। इसकी जो एक एक लंबवत पंक्ति में होते हैं। जैसे जैसे जंतु की आयु में वृद्धि होती है उसके साथ ही इनकी गिलरंध्रों की संख्या में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे इनकी लंबाई में वृद्धि होगी वैसे ही इनकी गिलरंध्रों की संख्या भी होगी। जो यहाँ पे हमने बताया था छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, इन्हीं को गिलरंध्र कहते हैं। तो ये धीरे धीरे इनमें भी वृद्धि होगी। जैसे कि हमारे शरीर में जैसे जैसे हमारे शरीर बढ़ता है वैसे ही कोशिकाओं की वृद्धि होती है, वैसे ही ये जो उभार होते हैं इन्हीं को गिलरंध्र बोलते हैं। तो वैसे ही इनके गिलरंध्रों में भी वृद्धि होगी। उसके बाद आता है दोस्तों जनन। यहाँ पे देखिए क्या है, जनन। तो वृद्धि होने के बाद ब्रैंकियोजनन भाग में इसके प्रत्येक पार्श्व तल पर एक एक जनन ग्रंथियाँ की पंक्ति स्थित होती है। जो ब्रैंकियो भाग होता है इसी पे क्या होती है, जनन ग्रंथियाँ होती है, यहीं पे भी वृद्धि होती है। ब्लेनुलोग्लासिस में जनन ग्रंथियों वाले पार्श्व तल एक पतले तथा चपटे जनन पंखों का निर्माण करते हैं। जो चपटे तल होते हैं ये एक जनन पंखों का निर्माण करते हैं। ये दोनों जेनिटल पंख पृष्ठ तल की ओर मुड़कर मुख्य पृष्ठ सतह पर परस्पर मिलकर गिलरंध्रों को छिपा लेते हैं। उसके बाद आता है यकृत। तो यकृत यानी कि मध्य भाग, यह धड़ का मध्य भाग यानी कि बीच का भाग होता है, इसको हम यकृत कहते हैं। जो यहाँ पे धड़ है इसको यहाँ पे क्या है, ये जो बीच का भाग है इसको हम क्या कहेंगे, यकृत कहेंगे। तो ये यकृत बीच का मध्य भाग होता है जो हरे रंग का होता है। इसके पृष्ठ पर असंख्य कोशाकार उभार होते हैं, कई सारे कोशाकार उभार होते हैं और यह हरे रंग का होता है। जो हिपैटिक सीकी कहलाते हैं। जो ये उभार होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हिपैटिक सीकी कहेंगे, जिनकी उपस्थिति से इस भाग को पहचान लिया जाता है। जो यकृत होगा उस पर जो उभार होंगे उन्हीं के वजह से हम इसको पहचान लेंगे। उसके बाद आता है उदरीय भाग। उदरीय भाग में क्या होता है दोस्तों, जो इसका पश्च भाग या मतलब कि पीछे का भाग होता है उसी को हम उदरीय भाग कहते हैं। इसको पुच्छीय भाग भी कहा जाता है। जो पीछे का भाग होता है उसको पुच्छीय भाग भी कहा जाता है। गुदादार यानी कि यह धड़ का पिछला भाग होता है जो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। इसके पीछे सिरे पर गुदादार होता है। जो इसका पीछे जो पुच्छ भाग होता है, मैंने आपको यहाँ पे पतला भाग दिखाया है। तो ये क्या होगा, पुच्छ भाग जो कि धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, गुदाद्वार कहेंगे। संपूर्ण धड़ की सतह पर अनेक वृत्ताकार संकीर्णन पाए जाते हैं जिनके कारण छल्लों के आकार के दिखाई देता है। छल्ले के आकार का, जैसे कि मैंने आप सभी को उसमें बताया दोस्तों, केचुए में पाया जाता है, उसी के प्रकार का इसके पश्च भाग में भी पाया जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों देह भित्ति। देह भित्ति में क्या होता है,
त्वचा अकशेरुकी। त्वचा अकशेरुकी यानी कि ब्लेनोग्लासिस में सामान्य एवं एक स्तरीय अकशेरुकी प्रकार की त्वचा उपस्थित होती है। अकशेरुकी दोस्तों क्या होता है, आप सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि हम जितने भी स्तनधारी होते हैं वो कशेरुकी प्राणी होते हैं, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी प्राणी होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो अकशेरुकी प्राणी होते हैं। तो ये कैसे होते हैं अकशेरुकी, यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो ये अकशेरुकी प्राणी होते हैं। उसके बाद आता है विभेदन। विभेदन क्या होता है, डर्मिस ने न होने के कारण त्वचा में एपिडर्मिस या डर्मिस का विभेदन नहीं होता है। जो डर्मिस नहीं होती, इसीलिए एपिडर्मिस तथा डर्मिस का विभेदन नहीं होता है। एपिडर्मिस रोमावी तथा एक कोशिका मोटी होती है। एपिडर्मिस की कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं जालिकावात। ये कैसी होती हैं, ये चार चषक प्रकार की होती हैं तथा श्लेष्म का स्राव करती हैं। जो ये ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, ये ग्रंथिल कोशिकाएं ये श्लेष्म का स्राव करती है। एपिडर्मिस के नीचे तंत्रिकीय परत होती है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं तथा तंतु मिलकर तंत्रिका जाल बनाते हैं। जो तंत्रिकाएं जैसे कि हमारे शरीर में होती है, तंत्रिका तंत्र मिलकाएं क्या करती हैं, पूरा तंत्रिकाओं का जाल बनाती हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। वैसे इसमें भी तंत्रिकाएं एक जाल बनाती हैं, जाल बनाकर क्या करती हैं, मतलब कि उनके शरीर के अत्यधिक कार्य को करती हैं। और यह कहाँ स्थित होती है, तंत्रिका परत के नीचे आधार झिल्ली होती है जिसके नीचे कम विकसित पेशियां स्थित होती हैं। उसके बाद दोस्तों आता है सीलोम। सीलोम कैसा होता है, पूर्ण विकसित, यानी कि सीलोम पूर्ण विकसित होता है जो संकार्डेटा का लक्षण है, पूर्ण विकसित होती है। और ये किसका लक्षण है, संकार्डेटा का लक्षण है। भ्रूणी अवस्था में सीलोमी गुहा पूर्ण विकसित होती है। जो इसकी सीलोमी गुहा होती है वो पूर्ण विकसित होती है, परंतु वयस्क में आंशिक रूप से विलुप्त हो जाते हैं। वयस्क यानी कि जैसे कि हम सभी जब बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, वयस्क। तो ये वयस्क में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती हैं। देह के 3 प्रदेशों के समान सीलोम की सुंडिका सीलोम, कॉलर सीलोम तथा धड़ सीलोम, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। सीलोम, कॉलर सीलोम तथा धड़ सीलोम में विभेदित हो जाता है। बेलेनोग्लासिस में सीलोमी एपिथेलियम में न स्पष्ट अंतर नहीं होता है। जो सीलोमिक एपिथेलियम होता है और बेलेनोग्लासिस, इन दोनों में कोई भी स्पष्ट अंतर, मतलब कि हम इसका अंतर स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तथा सीलोमी गुहाओं में योजी ऊतक तथा पेशी तंतु भरे रहते हैं। यह एंटेरोपीरिस्टा का लाक्षणिक गुण है। उसके बाद दोस्तों आता है प्रोबोसिसीलोम। प्रोबोसिसीलोम क्या होता है, यह एकल या अयुग्मित होता है। यह कैसा होता है, एकल या फिर अयुग्मित होता है, जिसमें योजी ऊतक तथा पेशी ऊतक भरे रहते हैं। प्रोबोसिसीलोम के पश्च भाग के अनेक अंग विकसित होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से आधारी अंग या अंगों का केंद्रक समूह कहते हैं। जो इसको हम क्या कहते हैं, अंगों का केंद्रक समूह कहते हैं। मुखी अंधवर्धन केंद्रीय साइनर हृदय आशय समूह कहते हैं। मुखी केंद्रीय समूह कहते हैं जिसको मिलकर क्या करते हैं, आधारी अंग का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर आधारी अंग का निर्माण करते हैं। सुंडिका समुद्री जल द्वारा भरी रहती है। जो इसकी सुंडिका होती है वो समुद्री जल द्वारा भरी रहती है तथा मध्य पृष्ठ छिद्र द्वारा यह बाहर की ओर खुलती है। उसके बाद दोस्तों जो आता है धड़ सीलोम। धड़ सीलोम में क्या होता है, यह भी युग्मित, मतलब कि कैसी होती है दोस्तों, धड़ सीलोम नहीं, कॉलर सीलोम। तो कॉलर सीलोम में क्या होगा, यह इसमें 2 गुहाएं होती हैं।
तथा प्रोबोसिस के सीलोम के साथ इनका कोई संबंध नहीं हो जाता है। जो प्रोबोसिस का सीलोम होता है उसके मध्य इसमें इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। कॉलर के दोनों गुहा किनारों पर स्थित होते हैं। जो कॉलर की गुहाएं होती हैं वो किनारों पर स्थित होती हैं तथा छिद्र द्वारा बाहर खुलती या एक सीलियत नाल द्वारा अपनी ओर के प्रथम गिल कोष्ठ में खुलती हैं। यह सीलोमी द्रव के स्थान पर समुद्री जल से भरी रहती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों धड़ सीलोम। धड़ सीलोम क्या होता है? यह भी युग्मित होती है। दोनों गुहाएं अनियंत्रियोजी द्वारा पृथक रहती हैं। जो अनियंत्रियोजी होता है उसके द्वारा पृथक रहती हैं, किसी छिद्र द्वारा बाहर को नहीं आने देती हैं। कोई भी छिद्र हो या मतलब कि ऊपर का जो इसका जीवा कृमि के ऊपर का छिद्र होता है, ना ही उससे बाहर आने देती हैं, ना ही निचले भाग से ये बाहर आने देती हैं। सीलोमी कोशिकाओं युक्त सीलोमी तरल भरा रहता है। भ्रूणी अवस्था में सीलोमी अवस्था के पार्श्व से निकलता है। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस पाने के लिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक तथा कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।